This is your next video of chapter number 3, dimensions, and next topic, dimensions of बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। उसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब वो कौन कौन से डायरेक्शंस हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस के में आती हैं और बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद हम सोशल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, लीगल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, कई तरीके के इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ये सारे इन्वायरमेंट याद रखिएगा, ये सारे इन्वायरमेंट किस में आते हैं? ये सारे इन्वायरमेंट जनरल इन्वायरमेंट में आते हैं। ये सारे इन्वायरमेंट किस में आते हैं? जनरल इन्वायरमेंट में ये आते हैं। ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? जनरल इन्वायरमेंट का मतलब है कि वैसी चीज़ें, वैसे फैक्टर्स, वैसे फोर्सेस, वैसी कोई भी चीज़ें, कोई भी इंसान, कुछ भी जो बिजनेस को इफेक्ट करता है और बिजनेसमैन उसको सुधारने की बजाय बिजनेसमैन को अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है। जनरल इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। जनरल इन्वायरमेंट का पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी प्लान सरकार बनाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो सब आता है। एम्प्लॉयमेंट रेट आता है कि कितने लोगों को नौकरी है, कितने लोगों को नौकरी नहीं है। ये सब हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। जैसे it consists of GDP, gross domestic product, income at national level and per capita income, प्रॉफिट अर्निंग रेट, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल का मतलब होता है बोरोइंग, उधार लेना। ठीक है, और पर कैपिटा का इनकम का, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है, लेवल का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति की एवरेज इनकम निकाली जाती है किसी देश के, तो उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है, जो एक बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर बिजनेसमैन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देख ले कि इकोनॉमी में क्या चेंज होने वाला है हमारी, जैसे 1991 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी नई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। तो उसको जिस भी इंडस्ट्री ने भापा होगा, जिस भी ओनर ने, जिस भी बिजनेसमैन ने भापा होगा उस समय, वो क्या किया होगा, उस हिसाब से स्टेप लिया होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से, और उसको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है और कभी कभी ये मिसकंडक्ट भी हो जाता है बिजनेस के लिए, कभी कभी ये खराब भी होता है। जैसे 1977 में जनता पार्टी जब आई थी राज करने, जब वो उनकी सरकार बनी थी, तो उन्होंने क्या किया था, फॉरेन की सारी कंपनियों को भगा दिया था इंडिया से। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज किया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है और कभी कभी कुछ कंपनियों के लिए नुकसानदायक भी होती है, इसीलिए हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या है, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को, ये क्या है? बैंकिंग सेक्टर है। अगर बैंक ने लोन देना, मान लीजिए कि फिजिकल, यहाँ पे हमने पढ़ा ना फिजिकल पॉलिसी, अगर बैंक ने, फिजिकल मतलब होता है बोरोइंग, क्या मतलब होता है? बोरोइंग, उधार। ठीक है, अगर बैंक ने हमें लोन देना शुरू कर दिया बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बिजनेस करने के लिए, तो क्या होगा? ये अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी है। बैंक ने बहुत हाई रेट चार्ज करने लग गया लोन के लिए, बिजनेस कर देने के लिए, तो ये क्या है? बहुत बुरा है। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, अगर कुछ चेंजेस, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, सुधार करना। ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा चेंजेस आता है तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी जैसे 1991 में चेंज हुआ था, 1977 में चेंज हुआ था, उसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए कि ये क्या होता है, ये भी इसके अंदर आता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, हम 1991 के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सम एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है कुछ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कितना रोल प्ले करेगा, पब्लिक सेक्टर कितना रोल प्ले करेगा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम कैसी है लोगों की, मतलब कि ऑन एन एवरेज इनकम कैसी है लोगों की, एक व्यक्ति की। थर्ड, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, उसका डिफरेंस। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई कैसी है इकोनॉमी में। ठीक है, इंटरनेशनल डेप्ट, मतलब कि कितना उधारी है हमारी इकोनॉमी में, कितना मतलब हम गवर्नमेंट के ऊपर उधारी है या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उधारी है बाहर के देशों पे। ये सारी चीज़ें क्या जनरेट करती हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जनरेट करती हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट, पहले हमने इसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ लिया था। सोशल इन्वायरमेंट इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहली बात, सोशल इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं, वो चीजें आती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सोसाइटी में जहां पे आपका बिजनेस है, जिस जगह पे आपका व्यापार है, जिस जगह पे आपकी शॉप है, वहां पे क्या होता है, बिजनेसमैन वहीं से कमाता है और वो क्या होता है, वो एक सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। आपने कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, डेंजरस है, हैजेडियस है, तो क्या वो अच्छी बात है किसी भी सोशल इन्वायरमेंट के मद्देनजर उस बिजनेस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इट कंसिस्ट ऑफ, सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है, कस्टम्स और ट्रेडिशन आते हैं उस सोसाइटी के। अब मैं मान लीजिए गोरखपुर में किसी ऐसी चीज का मैं शॉप का ओपनिंग करूं जो कि यहाँ के ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से मैच नहीं करता है और वो यहाँ के लोग उसको खराब समझते हैं, तो क्या मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए क्या वो चीज अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कोई नहीं आएगा, आसपास के लोग तक मेरी दुकान पे देखना तक पसंद नहीं करेंगे, शॉप पे देखना तक पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट के मद्देनजर एक बिजनेसमैन को अच्छे से सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए कि अगर कोई शॉप आप खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सोसाइटी को आप किस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप कौन सी चीज में डील कर रहे हैं, उस कंट्री के, उस जगह के कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से वो चीज मैच करती है कि नहीं करती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको सोशल इन्वायरमेंट में एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल इन्वायरमेंट, क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? डिमांड ऑफ रिजर्वेशन, अगर आप अपनी कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए क्या कोशिश करना चाहिए कि आप जॉब दें किसको? माइनॉरिटीज़ को और विमेंस को। माइनॉरिटीज़ का मतलब हुआ कि जो जिनकी जनसंख्या कम है, ठीक है, और विमेंस को और स्ट्रांग बनाने के लिए, इकोनॉमिकली फ्री करने के लिए कि वो अपना पैसा खुद कमाए, खुद का किसी के आश्रय ना रहें, अपने हस्बैंड के, ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन जॉब देना चाहिए सोशल इन्वायरमेंट के तहत, सोसाइटी को देखते हुए, सोसाइटी वेलफेयर को देखते हुए। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस, अगर आपके बिजनेस में विमेन भी वर्क कर रहे हैं और मेल फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं तो दोनों के वेजेस उनके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के हिसाब से होना चाहिए, उनके जेंडर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक इक्वालिटी जनरेट करना चाहिए, इक्वल स्टेटस भी देना चाहिए। जितना रिस्पेक्ट एक मैनेजमेंट विमेन को दे रहा है उतना ही रिस्पेक्ट मेल को देना चाहिए, या जितना रिस्पेक्ट मेल को मिल रहा है उतना ही विमेन को मिलना चाहिए। सोशल एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स, आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में भी डिमांड है इस ऑटोमेटिक मशीन्स की और लग्जरी आइटम्स की। क्यों है? क्योंकि सोसाइटी के लिए जब एक एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला अच्छी सैलरी वगैरह देगा, अच्छे एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह रखेगा, तो क्या होगा, डिमांड भी जनरेट होगी किस चीज़ की? ऑटोमेटिक मशीन्स और लग्जरी आइटम्स की मिडिल क्लास में। नेक्स्ट आता है इंप्रूव्स एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड, सोसाइटी में रहते हुए बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको सोसाइटी के लोगों के भले के लिए भी सोचना चाहिए, ये भी आता है सोशल एनवायरनमेंट में, तो उसको क्या करना चाहिए? चैरिटी वगैरह देना चाहिए एजुकेशन को अच्छा करने के लिए गर्ल चाइल्ड्स के, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर, ठीक है। अब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट में ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसके वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा जो जिस भी बिजनेस में वो डील कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो सोसाइटी के लिए हेल्दी है, सोसाइटी को अच्छे से रखेगा कि नहीं रखेगा, कोई ऐसा खराब सामान तो नहीं डिलीवर कर रहा है, खराब सामान तो नहीं बेच रहा है जो सोसाइटी को अनहेल्दी बनाए, ऐसा तो नहीं ना कर रहा है एक बिजनेसमैन। तो ये सारी चीजें हैं जो सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, वो कौन कौन से पार्ट हैं जो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। सेम जो मैंने बताया है उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये। क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी सोसाइटी के लोगों को कैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहा है, किस तरह से उनको अच्छे सामान जब वो डिलीवर करेगा तभी ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है बर्थ एंड डेथ रेट, नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेक्स्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन रेट। सोशल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक बिजनेसमैन अगर मेडिकल सेवाएं अच्छी होंगी, हर चीज़ अच्छा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे से काम करेंगे, जो
जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, समाज में अगर रहने वाले लोगों का ख्याल रखेगा बिजनेसमैन तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा। एजुकेशन और लिटरेसी रेट पे भी ध्यान देगा, फंड देगा, चैरिटी करेगा पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए, तो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, these are the topics which includes in your social environment. next हमारा आता है political environment, most important। political environment क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट डिसीजंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब वैसे सारी चीजें जो बिजनेस पे इफेक्ट डालते, गवर्नमेंट के सारे प्लान, पॉलिसीज, गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस, गवर्नमेंट के सारे वो कामकाज जो कि बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, वो होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, वैसे फैक्टर्स जो बिजनेस पे, गवर्नमेंट के वैसे डिसीजंस, गवर्नमेंट के वैसे कामकाज जो बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट का रुख कैसा है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए समाज में, गवर्नमेंट के अंदर कितने क्वालिफाइड लोग हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। गवर्नमेंट के अंदर अगर अच्छे अच्छे मिनिस्टर होंगे, पढ़े लिखे मिनिस्टर होंगे तो अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे और हमारे देश में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होगा। वही अगर खराब मिनिस्टर्स होंगे, खराब अनपढ़ लोग होंगे तो पैसे के लिए घूस ले लेके वो गलत सही काम करेंगे और हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश को खोखला करेंगे। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सारे वो डिसीजन जो सरकार के जो बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं जो आती हैं इसमें, द गवर्नमेंट इन हैदराबाद इज टेकिंग कैन इंटरेस्ट इन बूस्टिंग IT इंडस्ट्री। ठीक है, हैदराबाद की गवर्नमेंट IT इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसी और प्लान बना रहा है। ये क्या है, ये एक पॉजिटिव पॉलिटिकल अफेयर है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर LPG द फॉरेन कंपनीज गेट इजी एंट्री इन इंडिया। जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया था, उसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज को क्या किया गया, यहाँ पे बिजनेस अपना स्थापित करने में मदद मिली। वही 1977 में पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से, जब जनता पार्टी आई थी अपने यहाँ जब जीती थी वो इलेक्शन, तो क्या हुआ था, तो उन्होंने सारे फॉरेन कंपनीज को भगा दिया था 1977 में। ठीक है, और लाइसेंस परमिट कोटा का उन्होंने पॉलिसी अपना लिया था। तो गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से बिजनेस पे असर पड़ा था 1977 पे भी, और गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से 1991 में भी असर पड़ा था। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपका आता है क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, क्या क्या पार्ट हैं देख लीजिए। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, आज का पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट क्या कहता है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट उद्योग बढ़ाने के लिए लोन देने का काम कर रही है, अच्छे से सब कुछ बैंकिंग सेक्टर वगैरह को इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। तो क्या है, आज पर गवर्नमेंट कैसी है, वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, किसी का नुकसान नहीं करना चाहती है, सभी ग्रुप ऑफ पीपल को इक्वली देखती है वो। ठीक है, देश के उद्धार के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ठीक है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कैसे हैं, प्रोफाइल कैसा है उनका, क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है, रेपिस्ट वगैरह तो नहीं है पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, कितना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का मतलब होता है कितना हस्तक्षेप है, कितना इंटरफेयर है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी मतलब बाहर देशों से जो बिजनेस हो रहा है उसकी क्या पॉलिसी अपनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं, देश को पहले रखती हैं कि अपने किसी पर्टिकुलर जो है अपने पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी, क्या सोच है उनकी पॉलिटिकल पार्टी की। अगर ये सोच है कि हमें देश के उद्धार के लिए काम करना है तो सभी ग्रुप को, सभी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी को एक साथ लेके चलेगी। अगर ये सोच है कि किसी पर्टिकुलर को हमें फ़ायदा पहुंचाना है तो वो हिंदू को बिजनेस करने का मौका देगी, मुसलमानों को बिजनेस करने का मौका नहीं देगी, या मुसलमानों को बिजनेस करने का मौका देगी, हिंदू को बिजनेस करने का मौका नहीं देगी। इस तरह से क्या होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से जब बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ता है तो ये सारी चीजें जो इंडिकेट करती हैं।
दिस इज योर नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अल्कोहल बेचने के लिए लाइसेंस की परमिट की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट अगर ये फैसला कर ले कि अब डी लाइसेंस उसको कर दिया गया, अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, अल्कोहल कोई बेच सकता है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर ये बात लोगों को मालूम पड़ जाए तो इससे क्या होगा, सब लोग अपना अपना अल्कोहल का शॉप खोल देंगे। तो रूल और रेगुलेशंस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, जो भी रूल और रेगुलेशन जो पार्लियामेंट में लिया गया है या बनाया जा रहा है और जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम कहते हैं, वो सब आता है लीगल इन्वॉल्वमेंट के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशन पास इन पार्लियामेंट। जो भी लॉज वगैरह पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसको वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट में। फॉर एग्जांपल 1981 का पॉलिसी जो पास हुआ था पार्लियामेंट में कि अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इसके पास होने की वजह से फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनियां थी उसको अलाउ कर दिया गया था इंडिया में आगे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो और ये सब पॉलिसीज़ हैं जो कि लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं। लीगल इन्वायरमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं, जो लॉज, वेरियस जो कानून जो पास होते हैं पार्लियामेंट में, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो आते हैं, वो सारे लीगल इन्वायरमेंट में। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट हैव मेड इट इजी फॉर बिजनेसमैन टू कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, रिमूवल और कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एंड लिबरलाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट इन इज एनकरेजिंग, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम, कोई भी दबाव ना होना। लीगल चीज़ों का जो है लिबरलाइज कर दिया गया था 1991 में, जो भी पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, फ्रीडम दे दिया गया था कंपनीज को इस्टेब्लिश होने के लिए, ठीक है। पहले कोई भी कंपनीज, सारी चीज़ें पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी। इसके बारे में पूरा भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना जान लीजिए। नेक्स्ट क्या है, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है। लाइसेंस की पहले ज़रूरत पड़ती थी, 1981 के बाद लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पास किया गया था कानून पार्लियामेंट में, इससे देखिए बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा डायरेक्टली। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। एक्सपेक्ट पार्ट कौन कौन से लीगल इन्वायरमेंट के, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब बाहर बिजनेस जो होता है बाहर के देशों से। लाइसेंसिंग का मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी फैक्ट्री आपको डालनी है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी पहले 1981 के पहले। आज भी पड़ती है लेकिन उतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, लेकिन पहले बहुत था 1981 के पहले। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट। कुछ लॉज ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट पे भी जो है नज़र बनाए रखते हैं। कोई भी अगर कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट आया है किसी कंपनी का जिसने एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या किसी कास्ट या किसी रिलीजन को हर्ट किया है, तो तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। कई तरह से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। मान लीजिए साड़ियाँ बनानी है तो उसको लेबर ही बना सकते हैं, उसको मशीनरी बना सकती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी में देखिए चेंज हो गया। आजकल का इन्वायरमेंट जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। आजकल व्हाट्सएप के थ्रू होलसेलर रिटेलर के पास डिज़ाइंस भेजते हैं साड़ियों का, तो रिटेलर ऑर्डर देता है, व्हाट्सएप के थ्रू ही दे देता है। टेक्नोलॉजी जाना नहीं पड़ता उसको इधर उधर कलेक्ट करने अपने शॉप के लिए कोई भी गुड्स, ठीक है, स्टॉक इकट्ठा करना नहीं पड़ता इस तरह से जा जाके, ठीक है। वैसे ही चला आता है, ऑर्डर देने पे व्हाट्सएप पे वो डिज़ाइन देख लेता है साड़ियों का और चला आता है, वहाँ से ऑर्डर लगा देता है। और क्या है, टीचिंग देखिए, टीचिंग भी आजकल टेक्नोलॉजी के बलबूते चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इतनी सारी, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आजकल का जो इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये पूरा चेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी पूरी चेंज कर रही है हमारे जीने के तरीके को, और बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बिजनेस को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल गया है, कपड़ा वपड़ा लेना है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट खोला या अमेजन खोला, हमने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया और क्या किया, ऑर्डर आ गया। तो क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को कैसे, डिजिटल वॉचेस, ठीक है, कलर एंड फ्लैट टीवी, जो आजकल टीवीज आ गई हैं जो दीवार पे चिपक जाती हैं, पहले बड़ी वाली टीवी रखी रहती थी। एक्सपेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, क्या क्या पार्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, देखिए, इनोवेटिव एंड इन्वेंशन। इनोवेटिव का मतलब होता है पहले इतनी बड़ी टीवी होती थी, अब इतनी बड़ी टीवी होती है, फ्लैट दीवार में चिपकी रहती है। पहले इतनी जगह लेती थी, अब इतनी जगह लेती है। इनोवेशन का मतलब उसी चीज़ का एक नया रूप, एक नया स्वरूप, एक अच्छा अपडेटेड वर्जन। और इन्वेंशन का मतलब कोई नई चीज़ का इन्वेंशन,
ठीक है। जैसे नई चीज़ आपकी क्या हो गई, नई चीज़ आपकी हो गई एकदम जो ताज़ा जो आजकल फ़ोन वगैरह चल रहे हैं इतने पहले मल्टीमीडिया पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलते थे, ये सब क्या है, इन्वेंशंस है। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इन IT सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं जो आपके आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। Okay guys, this is the most important video, most important topic, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर के अंदर ये एक टॉपिक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसके पहले मैं पूरी स्टोरी आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। उस दौरान जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कि किस हिसाब से हमारा क्या रहेगा, कैसे चलेगा हमारा देश, वो पॉलिसी, वो प्लान जो सरकार ने अपनाई थी वो थी लाइसेंसिंग परमिट कोटा की, LPQ की, ठीक है, जो कि 1950 से लेके 1990 तक चली थी, ठीक है। लाइसेंसिंग परमिट कोटा के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट कंपनी के लिए। बाहर से आप सामान मंगा नहीं सकते थे इंडिया में, बाहर के देशों के फॉरेन जो कंपनीज है वो इंडिया में आके सेटअप नहीं हो सकती थी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। आपको अगर अपने प्राइवेट कंपनी कोई लगानी है, प्राइवेट इंडस्ट्री लगाना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइसेंस पेपर वर्क वगैरह था, बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। और परमिट लेने के बावजूद उसके ऊपर कोटा लगते थे कि आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना ही सेल कर सकते हैं, ऐसे था। 1950 से लेके 1990 तक का समय, वो समय था लाइसेंसिंग परमिट कोटा का, LPQ का, ठीक है। 1990 के बाद, जब 1990 तक आते आते जब बहुत ज़्यादा प्राइवेट 1950 से लेके 1990 तक जो फोकस था सरकार का वो पब्लिक कंपनीज पे था। मतलब सरकार, सब कुछ सरकार अपने हाथ में लेती थी। कुछ भी उसको बनाना है, कुछ भी उसको बेचना है, कुछ भी करना है, वो कंपनी कौन लगाता था, सरकार लगाती थी। यानी कि मेन रोल कौन प्ले करता था, पब्लिक सेक्टर प्ले करता था। प्राइवेट सेक्टर को उतनी आज़ादी नहीं थी उस समय। 1990 तक आते आते गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा लीन हो गया करप्शन में। पूरा जो है, जब गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ था, प्राइवेट सेक्टर को कुछ इजाज़त नहीं थी, तो जो उनके वर्कर्स थे वो भी इनएफिशिएंट थे, सारी चीज़ें थी। ये सब होते होते 1990 तक आते आते गवर्नमेंट सेक्टर पूरी तरह बर्बाद होने लग गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर पूरी तरह बर्बाद होने लग गया। 1991 में गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी बनाया जिसको नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, LPG। अब 1991 से क्या चलने लग गया, LPG चलने लग गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी एक अच्छा अस्तित्व देना, एक उसको भी अच्छा रोल प्ले करने का मौका देना एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि अब बाहर की कंट्रीज भी हमारे वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, आके स्थापित हो सकती हैं, हम भी बाहर से सामान मंगा सकते हैं, हम भी बाहर सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस सब की इजाज़त मिलना। तो ये पूरा जो स्टोरी है आपकी, ये आपको क्लियर कराएगी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों ये आया। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि 1990 तक आते आते सरकारी कंपनियां सब बर्बाद हो चुकी थी, करप्शन में लीन हो चुकी थी, और जो है इनएफिशिएंट थे उनके वर्कर। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने मौका देना अनिवार्य समझा। तो 1991 में नया पॉलिसी लागू किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की। आप इसका फीचर्स देख लीजिए। पहला पॉइंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फीचर है पहला, वो क्या है, डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग का मतलब जो हर कंपनी के लिए सरकार ने लाइसेंस लगा रखा था कि हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना है। आपको एक स्पीकर की फैक्ट्री लगानी है, एक टीवी की फैक्ट्री लगानी है, किसी भी कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, आपको बहुत लाइसेंस लेना पड़ेगा। 1950 से लेकर 1990 तक ये था। तो सरकार ने क्या कर दिया 1991 की पॉलिसी में, जब चेंज किया तो इसको क्या कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दिया। डी लाइसेंसिंग मतलब अब कॉमन चीजों के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट्री लगाने के लिए, कपड़े की फैक्ट्री लगानी है तो हल्का सा एक आध लाइसेंस, एक आध जो परमिशन होती है वो ले लीजिए और लगा सकते हैं आप, बहुत ज्यादा लाइसेंस की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने ये काम हल्का किया। 6 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको 1991 के बाद भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, जैसे
तोप गोला बारूद का अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है, डिफेंस से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है तो लेना पड़ेगा, अल्कोहल की इंडस्ट्री लगानी है तो लेना पड़ेगा, मेडिसिन की इंडस्ट्री, ड्रग्स की इंडस्ट्री लगानी है तो लेना पड़ेगा। ऐसी इंडस्ट्री पे आज भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी कॉमन चीजों पे कपड़े का इंडस्ट्री लगाना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 1991 के बाद, डी लाइसेंसिंग का प्रोसेस किया। डी लाइसेंसिंग मतलब अब हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर भी अब क्या कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है। 1950 से लेकर 1990 तक प्राइवेट सेक्टर को अधिकार नहीं था फैक्ट्री लगाने का, बहुत ज्यादा दबाव था प्राइवेट सेक्टर पे उस दौरान, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी उस समय। ये 1991 के बाद हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद हुआ कि जब सरकार ने डी लाइसेंसिंग अपनाया प्राइवेट सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को अधिकार दिया कि वो भी आए, वो भी फैक्ट्री लगाएं, वो भी अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। पब्लिक सेक्टर को 4 ऐसी इंडस्ट्री थी जो अभी भी पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, वो दवाइयों की होंगी, अल्कोहल की होंगी, डिफेंस की होंगी, ये सब इंडस्ट्री थी जो अभी भी 1991 के बाद भी सरकार के हाथ में थी। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जो भी कंपनियां ऐसी थी सरकारी जो डूब रही थी 1990 तक आते आते, उसको 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी में वहां से इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू किया। अपना जो भी इन्वेस्ट किया था उन्होंने उस कंपनी में, वहां से उस इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू किया। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फ्रीडम दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो बनी थी 1991 में, उसमें इन्होंने फ्रीडम दिया। फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी को भी इन्होंने चेंज किया। अब बाहर के लोग आके, फॉरेन की कंपनीज आके हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, हमारे वहाँ फैक्ट्री लगा सकती थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था 1990 तक। ठीक है, 1990 ये तब हो पाया जब 1991 में नया इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, तब फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई। फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा जो है फ्रीडम मिला और इससे बाहर की कंपनियां आके हमारे वहां इन्वेस्ट करना शुरू हुई। हमने, अच्छा पहले क्या था, आप कैपिटल गुड्स भी नहीं मंगा सकते थे। पहले आप 1951 से लेके 1990 तक, 1950 से लेके 1990 तक आप बाहर से कोई भी कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह नहीं मंगा सकते थे, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, और अपने सामान का एक्सपोर्ट भी हम लोग नहीं करते थे। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन खत्म किए गए। लिबरलाइजेशन इन टेक्निकल एरिया, टेक्निकल एरिया वही हो गया कि बाहर से आप टेक्नोलॉजी मंगा सकते थे। पहले 1990 तक जब लाइसेंसिंग परमिट कोटा LPQ जब पॉलिसी अपनाई हुई थी सरकार ने, तब तक आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करा सकते थे कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी बढ़िया मशीन वगैरह। लेकिन 1991 में नया इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, तो टेक्नोलॉजिकल एरिया में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। बाहर से कंपनियां भी आना शुरू हुई, वो नया नया मशीन लेके आई, हम भी नया नया मशीन मंगाने लग गया। इंडियन गवर्नमेंट भी बाहर से, प्राइवेट कंपनियां भी नई नई मशीनें मंगा के स्टाफ यहाँ पे सेटअप करने लग गई। इस तरह से पूरा जो है टेक्निकल एरिया को भी एक फ्रीडम मिला। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग थोड़ा सा फ्री हुए। हाँ, टेक्निकल फ्रीडम में एक और चीज आ जाएगी, बाहर की BOPs, कॉल सेंटर्स आके इंडिया में सेटअप होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मैंने आपको बताया है 1991 में फॉरेन कंट्रीज को कहा गया कि आइए हमारे वहाँ इन्वेस्ट करिए, हमारे वहाँ इन्वेस्ट करिए। तो इसके लिए क्या बनाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया। ठीक है, FIPB। ठीक है, नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी सरकार ने जो है नया नया पॉलिसी बनाया, लोन देना शुरू किया छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को। जो प्राइवेट लोग, जैसे मान लीजिए मैं पापड़, अचार या कुछ भी ऐसे छोटे इंडस्ट्रीज का अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे लोन देना शुरू किया और इसके लिए हेल्प करना शुरू किया। पहले इतना ज़्यादा इजाज़त फैक्ट्रीज लगाने का नहीं था। ठीक है, 1991 के बाद ये सब अच्छा स्टार्ट हुआ। अब क्या है, एलिमेंट्स क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर में, क्या क्या आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, देखिए आपका लिबरलाइजेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का 1991 के पहले की पॉलिसी थी, जो लिबरलाइजेशन 1991 की पहले की पॉलिसी थी जो लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, इसको क्या किया था सरकार ने, हटा के क्या लाया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम देना। सरकार ने फ्रीडम दिया, लाइसेंस से एंड किया, लाइसेंस हर चीज़ के लिए लेना जरूरी नहीं है, हटाया।
कोटा जो फिक्स कर रखा था कि आप इतना ही प्रोडक्शन करके बेच सकते हैं, उसको भी हटाया। और बहुत से जो रिस्ट्रिक्शन थे जो प्राइवेट सेक्टर पे लगे हुए थे, प्राइवेट कंपनियों पे लगे हुए थे, उन सबको सरकार ने एबॉलिश किया, खत्म किया। इसमें क्या क्या किया? एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू, मतलब कुछ एरियाज में लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, हर एरिया में लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेडिसिन का फैक्ट्री लगाना है तो लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा, कपड़े का लगाना है तो नहीं पड़ेगा। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्री किया। पहले क्या था, अगर प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने गलती से इजाज़त दे भी दी है कोई फैक्ट्री लगाने की, तो सरकार उसका प्राइस फिक्स करती थी, कितने में बेचेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर नहीं कमा पाता था। ठीक है, तो इसका क्या फ्रीडम दिया सरकार ने कि वो प्राइस अपना खुद, फैक्ट्री अगर कपड़े का फैक्ट्री वो बैठा रहे हैं तो साड़ियों में कितना प्राइस रहेगा साड़ी का, ये सब वो खुद मालिक लोग डिसाइड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसका फ्रीडम दिया। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कहाँ बिकेंगे, कहाँ जाएंगे, इस सब का भी उनको फ्रीडम दिया। इजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पहले रोका गया था उसको इजी किया गया। ठीक है, और अलाउ किया गया कि अब सामान को आप बाहर भेज सकते हैं बाहर देशों में, और बाहर देशों से सामान को मंगा सकते हैं। नेक्स्ट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। पहले क्या था, अगर प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने दे भी दिया है कोई लाइसेंस कि परमिट दे भी दिया है कि भाई आप अपना इंडस्ट्री लगा लीजिए, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था एक्सपेंड करने पे, बिजनेस को बढ़ाने पे। लेकिन ऐसा अब नहीं रह गया। 1981 के बाद इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया था बिजनेस को बढ़ाने पे। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बिजनेस को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, बढ़ा नहीं कर सकते थे, ग्रोथ नहीं कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अब कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ये था हमारा लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1950 से लेकर 1980 तक क्या था कि बहुत ज़्यादा सरकारी कंपनियों पे ही सब भार दे दिया गया था कि आप ही करिए, जो रबड़ की फैक्ट्री लगानी है आप लगाइए, पेपर की फैक्ट्री लगानी है आप लगाइए। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी रोल प्ले करने को नहीं कहा गया, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी गई, अलाउ नहीं किया गया फैक्ट्री लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। तो अब क्या किया गया, 1981 की जो पॉलिसी थी उसमें क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल प्ले करने के लिए कहा गया। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल, अच्छा रोल दिया गया प्ले करने के लिए। अब वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। और पब्लिक सेक्टर को क्या कम किया गया उसका रोल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो कि हेल्प किया प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, पहले हम बाहर से कोई भी सामान मंगा नहीं सकते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सरकार ने अपना रखा था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम बाहर से मंगाने के बजाय कुछ भी, अगर मुझे ये पेन चाइना से आती है तो चाइना से मंगाने की बजाय मैं इसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा, इसका कुछ और मैं उपाय ढूंढूंगा, इसका कोई और ऐसा विकल्प ढूंढूंगा जो इस पेन का काम करे, काम चलाऊ हो जाए, लेकिन हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, इंपोर्ट नहीं कराएंगे। ये सरकार की पॉलिसी थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन में इस चीज़ को, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सरकार ने किया था, उसको हटाया कि अब वो बाहर से इंपोर्ट करा सकते हैं, हम बाहर से कोई भी सामान मंगा सकते हैं अपने देश में, बाहर की कंट्रीज से कोई भी सामान अपने देश में मंगा सकते हैं, अपने देश से कोई भी बाहर की कंट्रीज में सामान बेच सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अगर आप बाहर भेजते थे अपनी कंट्री से कोई भी सामान तो पहले बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स लग जाता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत लग जाती थी, उसको ख़त्म किया। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। आप बाहर से अगर कोई मशीन वगैरह मंगाते थे तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगता था, उसको ख़त्म किया। रियलाइजेशन ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। जो टैरिफ, जो टैक्स वगैरह लगता था, ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी, उसको फिर से रैशनलाइज किया, उसको सही किया सरकार ने। ठीक है, रैशनल का मतलब सही करना। ठीक है, समझदारी से उसको सही किया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया, वॉज रिप्लेस्ड बाई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसको एक्ट से इसको रिप्लेस किया गया ताकि और अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो पाए और अच्छे से फॉरेन की कंट्री के जो कंपनीज है वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये हमारा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये उसके फीचर्स थे, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
Your next topic is under the new economic policy, what was the impact on business? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक तरह से देखें तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट ही है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्योंकि इस पॉलिसी ने इफेक्ट किया बिजनेस को। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी इसने बिजनेस को इफेक्ट किया। इम्पैक्ट क्या हुआ बिजनेस पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो 1991 में लागू हुई थी वो देखते हैं हम। पहला है इंक्रीज कॉम्पिटिशन। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा इस पॉइंट को। 1950 से लेके 1990 तक किसका वर्चस्व था, किसका बोलबाला था? पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ही हर कुछ करता था। बीएसएनएल का आपको याद होगा, बीएसएनएल का जो सिम मिलता था वो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा 90s के दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ोन के कनेक्शन के लिए मारा मारी थी एकदम। क्यों था? क्योंकि सरकार के हाथ में मोनोपोली थी। कौन सिर्फ सिम देता था? सरकारी कंपनियां सिम देती थी, तो बहुत ज़्यादा वो टेलर में रहती थी एकदम। हाँ, कि लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। जब मन करता था तब ओपन होता था कंपनी सरकारी दफ्तर। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए परेशानी थी। ठीक है, मनमाना दाम लेते थे, करप्शन करते थे वो लोग। सिर्फ एक बीएसएनएल की कंपनी थी इस वजह से। 1991 के बाद जब और भी कंपनीज आ गई, वोडाफोन आ गई आपकी, फॉर एग्जांपल एयरटेल, ये लोग जब उस समय नहीं थी, एग्जांपल ले रहा हूँ, आ गई मान लीजिए ऐसी कंपनीज, कम्युनिकेशन करवाने वाली कंपनीज आ गई, तो क्या हो गया? इन लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ गया। जो ये इनएफिशिएंट थे इनके एम्प्लॉय, जो बीएसएनएल वगैरह इतना ज़्यादा जो परेशान कर रहे थे कस्टमर को, वो क्या हो गया? उन्हें पता चल गया कि अब कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है, वो इस कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी के पास जा सकता है। इसलिए क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया। ये लोग भी अच्छे से काम करने लग गए, बीएसएनएल वाले भी क्या करने लग गए? अच्छे से काम करने लग गए। तो इंक्रीज कंपटीशन का यही मतलब है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने पे जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर था जो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर की, वो भी क्या हुई? प्राइवेट सेक्टर को देख के लगी अच्छे से काम करने। बाहरी जो कंपनियां आके यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी उनको देख के वो भी लगी अच्छे से काम करने, क्योंकि अगर वो काम नहीं करती अच्छे से तो वो पूरी तरह से बर्बाद और खत्म हो जाती, क्योंकि अब लोगों के पास सब्स्टिट्यूट था दूसरी कंपनीज को यूज करने का। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल के होने की वजह से कम्युनिकेशन का कौन कंपनी कम्युनिकेशन करवाती थी? बीएसएनएल सिर्फ करवाती थी, तो ये सबको सिम प्रोवाइड नहीं करवा पाती थी या सबको टेलीफोनिक कनेक्शन नहीं दे पाती थी, बहुत टाइम लगाती थी, क्योंकि ये एक ही कंपनी थी और इनएफिशिएंट थी, अच्छे से काम नहीं करती थी, करप्शन में डूबी हुई थी। इसके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा पैसे से लेते थे, घूस लेते थे कनेक्शन देने का। तो अब क्या हो गया? अब जब एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गया, ये सब कंपनियां आ गई, तो कस्टमर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, कनेक्शन लेने वालों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ इसको इससे डिमांड पूरा हो नहीं पा रहा था, तो इन कंपनियों में ने भी क्या किया? जो डिमांडिंग कस्टमर थे जिनको कनेक्शन की ज़रूरत भी होती थी, फॉर एग्जाम्पल बीएसएनएल पहले क्या था? बीएसएनएल डिमांड पूरा नहीं कर पाता था कस्टमर्स का। जो कस्टमर चाहते भी थे लेना, वो भी ये सोच के छोड़ देते थे कि अरे बहुत भीड़ है बीएसएनएल के ऑफिस पे, कौन जाएगा। लेकिन नई कम्युनिकेशन की जो कंपनियां आई उन्होंने क्या किया? डिमांड कस्टमर्स की पूरी की और इस वजह से कस्टमर्स की और ज़्यादा डिमांड बढ़ती गई कनेक्शन की। एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया, बाहर से कंपनियां आई, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, नई नई टेक्नोलॉजी लाई, नई नई मशीनरी लाई, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा क्या हुए? इन्वायरमेंट चेंज हुआ। टीवी आया, उस समय कलर टीवी आना शुरू हो गया, ठीक है, फ्लैट टीवी आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई रैपिड, और मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन की नई नई आने लग गई। जब फॉरेन कंपनियां यहाँ पे, फॉरेन की, बाहर की, विदेश की कंपनियां यहाँ पे आके एस्टेब्लिश होने लग गई। तो ये था क्या, ये आपका दिखाते हैं ये 3 पॉइंट अभी के कि इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट था। चौथा पॉइंट जो फोर्थ है, नेसेसिटी फॉर चेंज, ठीक है। उस समय का इस पॉइंट ने दिखाया नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब कि उस समय इस पॉलिसी की ज़रूरत थी। तो बिजनेसमैन, जब ये पॉलिसी आई 1991 वाली, तो बिजनेसमैन लोगों को बाहर की कंपनियों को देख के उनको भी क्या करना पड़ा? अपने आप को चेंज करना पड़ा। बाहर की, अगर आपके पड़ोस में बहुत बड़ी शॉप खुल जाए, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खुल जाए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, आपको भी अपनी शॉप को रेनोवेट करवाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना। तो वैसे ही यहाँ के भी जो प्राइवेट सेक्टर थे या पब्लिक सेक्टर थे, वो भी लोग क्या करने लग गए? अपने आप को उनके अकॉर्डिंग चेंज करने लग गए। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब
नया नया कंपनी आया है, नया नया फैक्ट्री लग रहा है, बाहर से मशीन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या करना पड़ गया, ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसानों को भी डेवलप करना पड़ गया अपने आप को उस मशीनरी को चलाने के लिए, उस मशीनरी को चलाना सीखने के लिए उन लोगों को भी अपने आप को क्या करना पड़ गया, डेवलप करना पड़ गया, जो एम्प्लॉयज़ थे। ये जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट थे बिजनेस पे। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन, पूरी तरह से मार्केट में चेंजेस आ गया। अब मार्केट को सर्च करके कोई भी फैक्ट्री लग रही थी कि भाई क्या डिमांड है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब पहले जो पब्लिक सेक्टर पूरा बर्बाद हुआ रहता था, पूरा जरा सा भी सिंबल नहीं दिखाता था ग्रोथ का, अब वो भी क्या लगा, सिंबल दिखाने लगा ग्रोथ का, वो भी क्या करने लगा, इन लोग को देख के अच्छे से काम करने लगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को देख के। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी वो अच्छे से जब रैशनलाइज हुई, मतलब पॉलिसीज़ में जब चेंज आया, 1921 की जो पॉलिसी आई ग्लोबलाइजेशन की, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती थी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, उसको हटा दिया गया। तो बिजनेसमैन क्या हो गए, बिजनेसमैन लोग बाहर एक्सपोर्ट करने लग गए, अच्छे से बाहर सामान भेजने लग गए, यहाँ से बेचने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का पैसा इंडिया में आने लग गया, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ने लग गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, हम एक ग्रोथ के पथ पे आगे बढ़ने लग गए। तो 1981 की जो पॉलिसी थी ये दिखाती है कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ बिजनेस पे। इंक्रीज हुआ कंपटीशन बिजनेस में, डिमांड कस्टमर्स का बढ़ गया, तो बिजनेसमैन और अच्छे से काम करने लगे, रैपिडली चेंज हुआ टेक्नोलॉजी बिजनेस में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि कैसे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। दिस वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991।